हैं और अनिला सिंह ने गलत नहीं कहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के इकोनॉमिक मॉडल और हमारी नीतियां, खास कोरोना काल में और अब जिस तरह से उभर रही है हमारी अर्थव्यवस्था, उसकी तारीफ भी की जा रही है। संदीप जी, मैं तो नहीं की जा रही, बात करूंगा। गलत जानकारी दे रहा हूं क्या मैं? संदीप जी, मैं तो डेटा के साथ बात करूंगा। कोरोना काल में ही बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी ने भारत को पीछे कर दिया। ये कोरोना काल में 2 साल तक कोई भी समस्या पूछो तो बोले कोरोना है। अगले 2 साल तक आप कोई भी समस्या पूछिएगा संदीप जी तो कहेंगे रूस यूक्रेन है। अरे भाई, रूस यूक्रेन का जो वॉर है उसका प्रभाव तो दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। तो हमारी गैस की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों है? पेट्रोल की कीमत दुनिया में तीसरे नंबर पर क्यों है? डीजल की कीमत दुनिया में 8वें नंबर पर क्यों है? इन सवालों का जवाब नहीं। अनिला जी से पूछो पार्लियामेंट एडजर्न क्यों की, तो बोले मैं पार्लियामेंट नहीं जाती। वित्त मंत्री जी से पूछो कांदे के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, वो बोलती मैं प्याज नहीं खाती। ये कोई जवाब हुए? ये कोई तर्क हुए? कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को जारी किया तो 3 बातें बहुत मुख्यता से कही। एक तो विकास दर का जो एस्टीमेट था वो 0.6% से घटा दिया और इन्फ्लेशन का जो एस्टीमेट था वो 1.2% से बढ़ा दिया। पर इसके साथ साथ संदीप जी एक और आंकड़ा आपको देता हूं, क्योंकि फरवरी 2022 में जो बेरोजगारी की दर सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार 6.8% थी, वो आज वापस 8% पर आ गई। गिरती विकास दर, ये बढ़ती महंगाई दर, बढ़ती बेरोजगारी दर, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है? और आप सवाल पूछो तो रूस यूक्रेन का प्रभाव तो हकीकत है ना, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। जो विजय सरदाना ने जिक्र किया, खाद की कीमतों में भी आग लगेगी। वहां से हम बहुत सारा अपना खाद मंगाते थे, आयात करते थे। तेल की कीमतों में भी आग लगी है, उसके चलते भी, उससे पहले भी बढ़ रही थी, लेकिन यकायक जो बढ़ी वो युद्ध शुरुआत होने के बाद। अब आप इसको डिनाई करेंगे क्या? मैं संदीप जी आपको आंकड़ा देता हूं। कल वित्त मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया कि वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 49% और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 30% का उछाल आया। और 21-22 में हमारा जो टोटल जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है वो 27 लाख करोड़ हो गया। जब इतना उछाल आ रहा है संदीप जी, तो 20 रुपए प्रति लीटर इमीडिएटली एक्साइज ड्यूटी को क्यों नहीं घटाया जा सकता पेट्रोल और डीजल पर? जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही है तो एक्साइज ड्यूटी घटा के लोगों को राहत क्यों नहीं दी जा सकती? बेरोजगारी दर बढ़ रही है, विकास दर घट रही है और आप पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाते जा रहे हो। ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है? मैं आज शास्त्रियों से पूछना चाहता हूं, ये इकोनॉमिक मॉडल कैसे सस्टेन करेगा? ये कर ही नहीं सकता। इसको तुरंत प्रभाव से 20 से 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर राहत दे। जीएसटी में लाने की पहल क्यों नहीं की जा सकती? आपके शो में 3 दफा मैं बोल चुका हूं और मेरे भी बोलने की जरूरत नहीं है संदीप जी। 2/3 जीएसटी काउंसिल में तो बहुमत भाजपा का ही है, उन्हें कोई गैर भाजपा के वोट की भी जरूरत नहीं है। क्यों वन नेशन वन फ्यूल प्राइस नहीं की जा सकती? क्यों पेट्रोल डीजल में 20 रुपए प्रति लीटर के दाम कम नहीं किए जा सकते? क्योंकि जो ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका प्रमुख कारण आरबीआई ने भी माना, पेट्रोल, गैस और डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई है। पिछले 20 दिन में 10 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पे और सीएनजी में 10 रुपए प्रति किलो के दामों में नहीं, मैं इसके दूरगामी जो असरात होंगे ना, देखिए दर्शकों को थोड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स की समझ कम होती है, इसलिए हम सरल भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, यूक्रेन के युद्ध की बारीकियों से ज़्यादा ऐसी चर्चाएं आपकी जेब, आपके सरोकारों से ज़्यादा जुड़ी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ दर्शकों ये बात कह रहा हूँ। आप थोड़ा ये समझाइए कि आमदनी अगर घट रही है, खर्च आपका बढ़ रहा है, तेल की कीमतें आपकी लगातार बढ़ रही हैं, गौरव वल्लभ, और आरबीआई कहता है कि अब विकास दर प्राथमिकता नहीं है, महंगाई को काबू पाना प्राथमिकता है। महंगाई को काबू कैसे पाया जाएगा? ब्याज दरें थोड़ी बढ़ाई जाएंगी, जो सरप्लस कैश घूम रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा, इससे तो विकास दर ठिठक जाएगी। जो हम सस्ता होम लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, चाहे ब्याज दरें हम कम मिलती हैं सेविंग अकाउंट में, वो भी बढ़ेंगी। तो ये बड़ा एक
नाजुक से दौर से हम गुजरने वाले हैं। गलत कह रहा हूं क्या मैं? संदीप जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकती है, पर भारत सरकार के पास फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशन है। ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये गैस, डीजल और पेट्रोल की वजह से बढ़ रही है। इसमें रिजर्व बैंक थोड़ी एक्साइज ड्यूटी को कम कर सकता है, जो आज 28 रुपए पे है पेट्रोल में और 22-23 रुपए के आसपास है डीजल पे। रिजर्व बैंक थोड़ी ना गैस की कीमतों को कम कर सकता है, जो पिछले एक साल में 141 रुपए और 50 पैसे प्रति गैस सिलेंडर की दर से बढ़ी है। रिजर्व बैंक थोड़ी रोज जो 80 पैसे की बढ़त का जो हमें गुड मॉर्निंग मैसेज मिलता है भारत सरकार की ओर से, उसको रोक सकता है। तो ये तो फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशन से ही महंगाई कम होगी। और अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया संदीप जी, तो ये एक भयंकर, मैं कह रहा हूं, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होगा, क्योंकि ग्रोथ डिप कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अप कर रहा है, और महंगाई अगर 1.2% सिर्फ 2 महीनों में महंगाई बढ़ जाए, क्योंकि फरवरी 2022 में आरबीआई कहता था 4.5%, और आज अप्रैल 2020 में महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट का टारगेट कर देता है 5.7%। अगर ये ऐसे ही चला तो अगले 2 महीने बाद महंगाई का टारगेट हो जाएगा 8%। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लंडर भारत सरकार कर रही है, तुरंत प्रभाव से। और फिस्कल हेडरूम भी है भारत सरकार के पास। जब 27 लाख करोड़ पिछले साल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, तो पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी की राहत क्यों नहीं दी जा सकती? जब वापस तेल के दाम कम हो तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे भारत सरकार। ठीक है राजीव रंजन, ये बात तो